स्टूडेंट हेडफोन यूज़ करना। एक नया चीज़ सिखाने जा रहा हूँ, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन 4 होते हैं। क्या क्या होते हैं? फर्स्ट, जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आप बनाओगे वो रिलायबल होना चाहिए। जो भी आप अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आप पेश करोगे वो रेलेवेंस होना चाहिए, वो अंडरस्टैंडेबिलिटी होना चाहिए, वो कंपेरेबिलिटी होना चाहिए। डिटेल में पढ़ते हैं व्हाट इज रिलायबिलिटी। तो सुनो, रिलायबिलिटी ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। रिलायबिलिटी ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है व्हाट इज रिलायबिलिटी, आप उसके ऊपर भरोसा कर सकें। व्हाट इज रिलायबिलिटी? व्हाट इज रिलायबिलिटी? रिलायबिलिटी का मतलब होता है आप उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। ओके, रिलायबिलिटी। तो मेन वर्ड यहाँ लिखा हूँ, क्या क्या ध्यान देने का, वो वेरीफाइबल होना चाहिए, वेरीफाइबल होना चाहिए और फ्री फ्रॉम बायस एंड मटेरियल एरर। व्हाट इज वेरीफाइबल? मेरा दोस्त एक दिन बोलता है मेरा घर का लाइट बिल 5000 है। मैंने बोला ये तो कुछ नहीं, मेरा 1,00,000 रुपये है। तो वो बोलता है मेरे को क्या फेंकता है। तो मैं प्रूफ दिखाऊंगा उसको लाइट बिल का, तभी वो सेटिस्फाइड होगा कि मैं सच बोल रहा हूँ। वैसी कंपनी जो भी कुछ इंफॉर्मेशन पेश करेंगे आउटसाइडर को, वो वेरीफाइबल होना चाहिए। एग्जाम्पल, कंपनी ने लिखा है कि हमारा लाइट बिल 5,00,000 रुपया है, तो ऑडिटर जो चेक करते हैं वो कैसा वेरीफाई करेंगे? बेस्ड ऑन द लाइट बिल। अगर कोई बोलता है हमारा सेल 5 करोड़ का हुआ है, तो 5 करोड़ का बिल होगा ना आपके पास, तो वेरीफाइबल। आप जो कुछ बोलोगे लिखोगे उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं ज़रूरत पड़ा तो, उसी को बोलते हैं वेरीफाइबल। दूसरा क्या बात ध्यान देने का, फ्री फ्रॉम बायस एंड मटेरियल एरर। नेक्स्ट, फ्री फ्रॉम बायस का मतलब होता है अगर 2 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट ए में भी लॉस हुआ है, इसमें भी लॉस हुआ है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक तरफा सोचते हैं, केवल ए का फायदा सोच रहे हैं। हम लोग ए का प्रॉफिट बताते हैं, बी का लॉस बताते हैं, तो ये तो गलत है ना। आप पहले से डिसाइड कर रहे हो ए का केवल अच्छा ही दिखाने का और बी का बुरा ही दिखाने का। तो पहले से ऐसा डिसाइड नहीं करना, जो है वो ही दिखाओ, जो है वो ही दिखाना है। अच्छा, कुछ लोग है ना, कुछ कंपनी का प्रॉफिट हुआ 5 लाख हुआ, लेकिन वो लोग शो करते हैं 10-10 लाख। क्यों ज़्यादा शो करते हैं? क्योंकि उनको बैंक से लोन चाहिए। तो ये तो पहले से आप डिसाइड कर लियो हमको ज़्यादा ही दिखाना है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो लोग कम दिखाते हैं, जैसा हमारा प्रॉफिट हुआ था 2 लाख का, लेकिन हमने इस साल लॉस दिखाया 40,000 का। सर लॉस क्यों दिखाया? क्योंकि हमने ठान लिया था हमको टैक्स चोरी करना है। समझ में आ रहा है? तो कुछ लोग ने ओपिनियन पहले से फॉर्म करके रखा था, हम यही करेंगे कुछ भी हो जाए। इसी को बोलते हैं फ्री फ्रॉम बायस, मतलब पहले से कोई चीज़ डिसाइड नहीं करने का, जो है वो ही दिखाओ। तो वेरीफाइबल होना चाहिए, फ्री फ्रॉम बायस होना चाहिए एंड मटेरियल एरर नहीं होना चाहिए। आपको 10th का मार्कशीट मिला है ना, तो उसके अंदर एरर नहीं रहता है, बिल्कुल एरर नहीं रहता है, इट इज़ कंप्यूटर जनरेटेड, लेकिन उसमें एरर नहीं होना चाहिए, आप ट्रस्ट कर सकते हो उसके ऊपर। तो उसी को बोलते हैं रिलायबिलिटी। तो मेन वर्ड क्या ध्यान देना रिलायबिलिटी में? रिलायबिलिटी इज डिस्क्राइब अस वन ऑफ द 2 प्राइमरी क्वालिटीज, रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी। एक है रेलेवेंस, दूसरा है रिलायबिलिटी, दोनों प्राइमरी होता है। एमसीक्यू में कभी पूछ सकते हैं प्राइमरी कौन सा है इन चारों में, तो बोलना है रेलेवेंस और रिलायबिलिटी दैट मेक द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग। तो पहला ध्यान देना 2 प्राइमरी क्वालिटीज में एक रिलायबिलिटी होता है, दूसरा रिलायबल इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए जजमेंट अबाउट द अर्निंग। लोगों को डिसीजन लेना है आपका अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से कि आप कमाते कितना है, आपका कमाने का ताकत कितना, आपका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो रिलायबल इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर टू फॉर्म ए जजमेंट, हमें जजमेंट लेना है, टू फॉर्म ए जजमेंट अबाउट द अर्निंग पोटेंशियल। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब आप जो बैलेंस शीट में लिखे हो सच लिखे हो कि झूठ लिखे हो, समझ में आ रहा है? तो रिलायबिलिटी मेन वर्ड क्या देना है, वो वेरीफाइबल होना चाहिए, फ्री फ्रॉम बायस एंड मटेरियल एरर, कुछ भी गलती नहीं होना चाहिए। सम आइटम ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन द एनुअल रिपोर्ट मे बी मोर रिलायबल। कुछ एनुअल रिपोर्ट के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन ज़्यादा रिलायबल होते हैं, कुछ कम रिलायबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट एंड मशीनरी लेस रिलायबल है, फॉर एग्जाम्पल प्लांट एंड मशीनरी लेस रिलायबल है एज कम्पेयर टू करंट एसेट। क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी अगर कोई लिखता है 3 लाख रुपए का, तो जरूरी नहीं उसको बेचेगा तो 3 लाख रुपए मिलेगा, लेकिन करंट एसेट अगर लिखता है स्टॉक 2 लाख का है, डेटा 30,000 है, तो कंफर्म मिलेगा, वो ज़्यादा रिलायबल है एज कम्पेयर टू फिक्स एसेट। देखो जो फिक्स एसेट से एग्जैक्ट उतना पैसा तो नहीं मिलेगा, हम लिखते हैं लैंड बिल्डिंग मशीनरी हमारे पास, लेकिन एग्जैक्ट उतना पैसा नहीं मिले, लेकिन करंट एसेट में एग्जैक्ट उतना पैसा मिलेगा। तो एज कम्पेयर टू योर फिक्स एसेट्स करंट एसेट इज मोर रिलायबल।
समझा रिलायबिलिटी? रिलायबिलिटी समझ गया। अब बात करते हैं रेलेवेंस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। जो रेलेवेंट है हम वही शो करेंगे। जैसे एग्जांपल 365 दिन में हमने कितना चाय पिया, कितना पेन पेंसिल इरेजर खरीदा, हम प्रॉफिट लॉस में नहीं लिखते हैं, क्योंकि प्रॉफिट लॉस का बाद में बहुत लेंथी हो जाएगा, 5 पेज का, तो कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा उसको पढ़ने में। तो जो रेलेवेंट रहता है ना हम वही लिखते हैं प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में। आलतू फालतू चीज़ नहीं लिखते, छोटे मोटे चीज़। इवन बैलेंस शीट में देखो, बैलेंस शीट में लिखते हैं हमारे पास लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, फर्नीचर है, ये सब लिखते हैं ना। कभी कोई लिखता है क्या हमारे पास लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, कैलकुलेटर है, मोबाइल है? हम ये सब नहीं लिखते हैं, क्योंकि कैलकुलेटर और मोबाइल सस्ता है तो हम उसको इसमें कंसिडर नहीं करते। इट इज़ नॉट रेलेवेंट, ठीक है ना। तो जो रेलेवेंट रहेगा हम वही शो करते हैं, क्योंकि उसी के बेस पे सामने वाला डिसीजन लेता है। तो मेन वर्ड क्या है? हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में काम आना चाहिए। तो जो रेलेवेंस रहेगा ना वही इंफॉर्मेशन हम शो करते, इररिलेवेंट चीज़ हम शो नहीं करते। पढ़ो तो क्या लिखा है? रेलेवेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी कैपेबल ऑफ मेकिंग डिफरेंस इन द डिसीजन बाय हेल्पिंग द यूजर टू फॉर्म ए प्रिडिक्शन। वो यूजर जो है ना, जो उसको यूज करता है, वो प्रिडिक्ट करता है कि तुम पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तुम्हारा उसके बेस पे। रेलेवेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी कैपेबल ऑफ मेकिंग डिफरेंस इन डिसीजन, ठीक है ना। अगर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन बताओगे तो उससे डिसीजन मेकिंग में बहुत फर्क गिरेगा। दैट हेल्प द यूजर टू फॉर्म ए प्रिडिक्शन अबाउट द आउटकम ऑफ द पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर आपका प्रिडिक्ट कर सकते हैं सामने वाला, हाँ। और टू कंफर्म और करेक्ट एक्सपेक्टेशन, आपके ऊपर एक्सपेक्टेशन कर सकता है वो लोग। द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड बाय द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट मस्ट बी रिलेवेंट, ठीक है ना। जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो रिलेवेंट होना चाहिए। अकाउंट बुक्स ऑफ द अकाउंट एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट मस्ट बी रिलेवेंट, मिला। और ऊपर वाला में क्या मेन वर्ड है? रेलेवेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी कैपेबल ऑफ मेकिंग डिफरेंस इन डिसीजन, हेल्पिंग द यूजर टू फॉर्म प्रिडिक्शन अबाउट द आउटकम ऑफ द पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर इवेंट, ठीक है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी इंक्लूड अननेसेसरी एंड इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन। इररिलेवेंट चीज, अननेसेसरी चीज हम लोग इंफॉर्मेशन नहीं इंक्लूड करते हैं। बताया ना अभी एग्जाम्पल, ऑल द इंफॉर्मेशन इज सेट टू बी रेलेवेंट विच वुड बी चेंज द आउटकम ऑफ द बिजनेस इफ डिस्क्लोज। अगर ये बात बताओगे तो सामने वाला का सोच चेंज होगा। दैट इज ऑल यूजफुल एंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मस्ट फाइंड ए प्लेस इन द बुक्स। बाकी जरूरत नहीं है। ये देखो मेन वर्ड, ऑल यूजफुल रिलेटेड इंफॉर्मेशन मस्ट फाइंड ए प्लेस इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट। जो यूजफुल है, रेलेवेंट है, उसको जरूर बुक में लिखो। जो इररिलेवेंट है, अननेसेसरी है, उसको शो मत करो। तो फर्स्ट समझा रिलायबिलिटी, सेकंड रेलेवेंस। जो रेलेवेंट रहेगा वही हम शो करेंगे बुक्स ऑफ द अकाउंट में। जो इररिलेवेंट है, अननेसेसरी चीज हम उसको शो नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। थर्ड है अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब होता है जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हम प्रेजेंट करेंगे वो सबको समझ में आना चाहिए। बेटा हम कॉमर्स लाइन के, लेकिन जो बिजनेस में पैसा लगाते हैं आउटसाइडर लोग, वो जरूरी थोड़ी ना कॉमर्स वाले होंगे, वो साइंस बैकग्राउंड के होंगे, आर्ट्स के होंगे, कुछ लोग तो पढ़ाई नहीं किए। तो सबको पढ़ने को आना चाहिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, इसीलिए हम सिंपल में बनाते हैं। ऐसा हम प्रेजेंटेशन नहीं करते जो किसी को समझ में ना आए। ओके, तो अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब यही होता है जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हम प्रेजेंट करेंगे सबको समझ में आना चाहिए, सिंपल में प्रेजेंट करेंगे। जो 10th का मार्कशीट होता है कितना अच्छे से प्रेजेंट किया रहता है, आपका मार्क्स लिखा रहता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स, इंग्लिश का और टोटल और इतना स्कोर किया, क्लियरली लिखा रहता है ना सिंपल में। ऐसा नहीं प्रेजेंट किया रहता है ना, वो स्कूल ने हर हफ्ते टेस्ट लिया था, हर मंथ में टेस्ट लिया था, कितना स्कोर किया, पूरा लाइन से 35 कॉलम बनाए थे और सब मार्क्स लिखा था 10, 5, 6, 12, 15, 16, 30, और समझ में नहीं आता किस में क्या बोलना क्या चाहते हो। तो जो भी कुछ आप प्रेजेंट करो एकदम सिंपल में कट टू कट बात करोगे। अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब यही होता है कि सामने वालों को समझ में आना चाहिए, कुछ इस तरीके से बना है। देखना है, आप अपना मार्कशीट उठा के देख लो, अच्छे से समझ में आता है कि आपने कितना स्कोर किया, ठीक है ना। तो अंडरस्टैंडेबिलिटी इज द क्वालिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट एनेबल द यूजर टू परसीव इट सिग्निफिकेंस। उसका इंपॉर्टेंस समझेगा आपको। द बेनिफिट ऑफ द इंफॉर्मेशन मे बी इंक्रीज बाय मेकिंग इट मोर अंडरस्टैंडेबल एंड हेंस यूजफुल इन वाइडर सर्कल ऑफ द यूजर। यूजर तो बहुत सारे होते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के, बैंक वाला देखते हैं, गवर्नमेंट देखती है, इन्वेस्टर देखते हैं, ओके।
Thus, understandability of the financial accounting information present data that can be understood by the user of the information and is expressed in a form and with terminology adopted by the user range in understanding. ठीक है ना, अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आप जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करोगे वो सबको समझ में आना चाहिए. ठीक है, अंडरस्टैंडेबिलिटी क्लियर हो गया. यस सर, अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. लास्ट है कंपेरेबिलिटी ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. कंपेरेबिलिटी किस चीज का? देखो, एक होता है इंट्रा फर्म कंपैरिजन, दूसरा होता है इंटर फर्म कंपैरिजन. जैसे कि एग्जांपल जो हुंडई मोटर है उनका 2020 और 2021 का सेल बता रहा हूँ. 2020 का सेल है उनका 2000 करोड़ और 2021 का सेल है 3000 करोड़. इसका क्या फ़ायदा मालूम है? अपने आप से कंपेयर करेंगे कि ये साल हमारा सेल्स बढ़ रहा है कि कम हो रहा है. ये साल हमारा सेल्स बढ़ रहा है कि कम हो रहा है. अगर बढ़ रहा है तो चलो पार्टी मनाते हैं इस खुशी में, बहुत अच्छा जा रहा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर. तो इसको बोलते हैं इंट्रा. इंट्रा का मतलब होता है विद इन, अपना कंपनी के अंदर पास्ट से कंपेयर करने का. जैसा अपन कंपेयर करते हैं ना, 10th में कितना स्कोर किया, 12th में उससे ज़्यादा स्कोर करेंगे तो और अच्छा अचीवमेंट है. TY BCom में उससे ज़्यादा स्कोर किया तो और अच्छी बात है. कम होएगा तो फिर घर वाले बोलते क्या हो रहा है, तेरा परसेंटेज कम होते जा रहा है. ओके, तो ये है इंक्रीज होना. इसको बोलते हैं इंट्रा फर्म कंपैरिजन. इंटर फर्म कंपैरिजन भी किया जाता है. जैसे कि अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है. तो अमेजॉन का जो टर्नओवर है 15,000 करोड़ का है. 15,000 करोड़ का अमेजॉन का टर्नओवर है. तो अमेजॉन वाला अपना दुश्मन से चेक करेगा ना कि उनका कितना टर्नओवर है. उनका टर्नओवर है 10,000 करोड़. तो अमेजॉन वाले अंदर ही अंदर खुश होंगे, चलो हम दुश्मन से आगे हैं. तो दूसरे से भी कंपैरिजन करते हैं. अपना घर में भी होता है ना, आप कितना भी परसेंटेज लेके आओ, आपने लेके आया 94% 10th में, लेकिन घर वाले का मुंह छोटा हो गया है. क्यों मालूम है? जो बाजू वाली लड़की है ना उसको 98% है. तो आप घर वाले को बोला आपको मेरा परसेंट नहीं दिखाई देता, 9th में मेरे को 60% था, अभी 90 प्लस आए मेरे को, तो वो अचीवमेंट करना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए. लेकिन आप बाजू वाले को देख के आपका मुंह छोटा हो गया, तो उसको बोलते हैं इंटर फर्म कंपैरिजन. ओके, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन हम कंपेयर करते, जैसे अमेजोन वाले फ्लिपकार्ट से कंपैरिजन किए, तो वही है कंपेरेबिलिटी ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सही तरीके से बनाओगे तो कंपैरिजन ईजी गिरेगा. समझ में आ रहा है? तो क्या लिखा है? In making the decision maker will make comparison among alternative which is facilitated by financial information. Comparability implies to have link things reported in a similar fashion unlike things reported differently. ये देखो मेन वर्ड यहाँ है. Information if comparable will assist the decision maker to determine the relevant financial strength और weakness. हमें क्या पता चलता है? हमारा strength और weakness and the prospect for the future में हमारा कैसा पोजीशन रहेगा वो हमें पता चलता है. ओके, बिटवीन टू फर्म और बिटवीन पीरियड ऑफ द सेम फर्म मिला. तो ये कंपेरेबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग बता दिया, समझ में आना चाहिए. सिंपल में प्रेजेंट करेंगे तो एज्यूम करता हूँ समझ में आए. क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, पहला होता है रिलायबिलिटी होना चाहिए, आप उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, ऐसा आप अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करें, रिकॉर्ड मेंटेन करें. दूसरा, रेलेवेंट चीज़ ही हम शो करते हैं, जो मेन रेलेवेंट चीज़ ही हम शो करते हैं, जो रेलेवेंट है वो शो करते हैं, इररिलेवेंट अननेसेसरी चीज़ नहीं शो करते हैं. अंडरस्टैंडेबिलिटी होना चाहिए, जो भी आप प्रेजेंट करोगे वो सबको समझ में आना चाहिए सिंपल में. कंपैरेबिलिटी से हमारा स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चलता है. हम कंपैरिजन करते हैं, पहला अपना ही कंपैरिजन प्रीवियस परफॉर्मेंस से करते हैं या अपना कंपैरिजन किसी आउटसाइडर से करते हैं. एज्यूम करता हूँ समझ में आया. आज का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, दो प्राइमरी है, याद रखना, रेलेवेंस और रिलायबिलिटी. ओके, एज्यूम करता हूँ समझ में आया. चलो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.